कहाँ तक हम लोग जान गए थे? हाँ बेटा। दोनों दोस्त चुपचाप रोने लगे, यहाँ तक हो गया। यहाँ तक हो गया था। चलिए तो अ, शुरू करिए बेटा, शुरू करिए। सब लोग कैमरा ऑन रखेंगे, किताब हाथ में, पेंसिल हाथ में। चलिए ठीक, शुरू, स्टार्ट। टोपी ने 10 अक्टूबर सन 45 को कसम खाई कि अब वह किसी ऐसे लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जिसका बाप ऐसी नौकरी करता हो जिसमें बदली होती रहती है। 10 अक्टूबर सन 45 का यूं तो कोई महत्व नहीं, परंतु टोपी के आत्म इतिहास में इस तारीख का बहुत महत्व है, क्योंकि इस तारीख को इरफान के पिता बदली पर मुरादाबाद चले गए। इरफान की दादी के मरने के थोड़े ही दिन बाद यह तबादला हुआ था, इसलिए टोपी और अकेला हो गया, क्योंकि दूसरे कलेक्टर ठाकुर हरिनाम सिंह के 3 लड़कों में से कोई उसका दोस्त न बन सका। डब्बू बहुत छोटा था, बिल्लू बहुत बड़ा था, गुड्डू था तो बराबर का, परंतु केवल अंग्रेजी सीखता था। और यह बात इसलिए कि उन तीनों को इसका एहसास था कि वे कलेक्टर के बेटे हैं, किसी ने टोपी को मुंह न किया। चलिए। माली और चपरासी टोपी को पहचानते इसलिए वो बंगले में चला गया। बिल्लू, गुड्डू और डब्बू उस समय खड़े थे। डब्बू ने हिट दिया, गेंद सीधी टोपी के मुंह पर आई। उसने घबरा कर हाथ उठाया, गेंद उसके हाथों में आई। नमस्कार, हेड माली अंपायर था, उसने उंगली उठाई। वह बेचारा भी न समझ सका कि जब हाउस गार्ड का शोर उसने उंगली उठा भी दिया। डब्बू ने सवाल बस किया। बस 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 बलभद्र बस बस बस, स्वास्ति टोपी ने बस, स्वास्ति बस, स्वास्ति बस बेटा। स्टॉप स्टॉप, अपनी गति पर ब्रेक लगाइए। अच्छा, अब जरा समझिए, कल की घटना आप लोग देख ही गए थे, जिसमें टोपी और इरफान की एक जय वीरू वाली दोस्ती कह सकते हैं ना, दो हंसों का जोड़ा। बोलिए, जय और वीरू। एक दोस्त दूसरे दोस्त से बिछड़ने पर कितना दुखी है, हाँ? और इतना दुखी है कि उसकी दादी के मर जाने के बाद वह एकदम अलग, अपने आप को अकेला, उसको लग रहा है कि इस दुनिया में उसका कोई नहीं है। ये बाल मन है। बच्चे जिसको न मान जाए, छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिसको न मान जाए। उसी घटना के आगे का जिक्र करते हुए लेखक लिखते हैं कि टोपी ने 10 अक्टूबर सन 45 को कसम खाई कि अब वह किसी ऐसे लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जिसका बाप ऐसी नौकरी करता है जिसमें बदली होती रहती है। बदली समझते हैं? तबादला सर। ट्रांसफर, जिसको इंग्लिश में आप लोग बोलते हैं तबादला। गुड, वेरी गुड। तो जब इन सब घटनाओं के बाद इरफान की दादी मर जाती है, टोपी अकेला महसूस करता है, और इस बीच इरफान के पिता की बदली हो जाती है। और आप सब लोगों को पता है कि जहां पिताजी की बदली होती है वहां पर उनका परिवार उनके साथ लगभग लगभग चला जाता है। तो लिहाजा इस घटना के बाद से इतना तो निश्चित था कि अब इरफान को जाना पड़ेगा अपने पिताजी के साथ। बोलिए, बात समझ आ रही है आप लोगों को? और ऐसे में उसका जो परम मित्र है, मेहता साहब के परम मित्र जेठालाल, तो इरफान के परम मित्र कौन हो गए? टोपी शुक्ला। आज वो बेचारा अकेला है और अपनी इस दुख भरी दास्तान को कहे तो किससे कहे? उसको कोई सुनने वाला भी तो नहीं है। एक उसकी दादी है, तो उसकी दादी खूंखार प्रवृत्ति की है जो उसको मारने की दौड़ती है, और रही सही कसर मुन्नी बाबू और जो उसके भाई थे, उन्होंने उसको मरवा पिटवा कर लिया। मामला फंस गया है, जाए तो कहां जाए। कहते हैं कि 10 अक्टूबर सन 1945 का यूं तो कोई महत्व नहीं, परंतु टोपी के आत्म इतिहास, एक नया शब्द आपके सामने आ गया। आत्म इतिहास में इस तारीख का बहुत महत्व है, क्योंकि इसी तारीख को इरफान के पिता बदली पर मुरादाबाद चले गए।
अब समझिए, टोपी ने निश्चय किया था कि अब किसी को भी ऐसा दोस्त नहीं बनाएगा कि उसके पिता की बदली हो जाए और वह चला जाए, दोस्त बिछड़ जाए। अब उसके मन में एक निश्चय ये भी था कि अब दोस्त उसी को बनाएगा जो सदैव उसका साथ दे। ऐसे हालात में जब उसको जरूरत थी इरफान की, उसकी दादी मर गई और जरूरत क्या थी कि उसको दोस्त उसके साथ रहे, क्योंकि इरफान से ही वो अपनी सब बात करता था। आपको याद होगा पिछले वाले पैराग्राफ में, बोलिए। तो 10 अक्टूबर 1945 को क्या होता है कि इरफान के पिता की बदली हो गई और आत्म इतिहास मतलब टोपी के जीवन काल की या बाल जीवन काल की यह सबसे बड़ी घटना मान सकते हैं आप लोग कि एकदम वह कोरा अकेला था, निरा अकेला था, उसके जीवन में अब कोई था नहीं। और कहां गए इरफान के पिता बदली पर, कहां चले गए? मुरादाबाद। ठीक, हाँ। और देखिए उसके आगे क्या लिखते हैं कि इरफान की दादी के मरने के थोड़े ही दिन बाद यह तबादला हुआ था। मतलब एक तो इधर इरफान की दादी मरी, एक दुख ये था, और दूसरा दुख क्या था कि उसके पिता का ट्रांसफर भी हो गया। मतलब दादी भी गई और टोपी भी गया, अरे इरफान भी गया। दोनों लोग उस छोटे बच्चे के जीवन से अलग हो रहे थे। दादी उसको छोड़ के जा चुकी थी और इरफान बदली पर जा रहा था। बात समझ में आई? बोलिए। इसलिए टोपी और अकेला हो गया क्योंकि दूसरे कलेक्टर के ठाकुर हरिनाम सिंह के तीनों लड़कों में से उसका कोई दोस्त न बन सका। बीलू बहुत बड़ा था, गुड्डू था तो बराबर का, परंतु केवल अंग्रेजी बोलना जानता था। और बात भी थी कि उन तीनों को इसका एहसास था कि वो कलेक्टर के बेटे हैं। किसी ने टोपी को मुंह नहीं लगाया। आगे देखिए, इन सब घटना के बाद जब टोपी दुखी है, इरफान की दादी मर चुकी है, इरफान भी नहीं है, और उसने प्रण क्या किया है कि अब वह किसी ऐसे को दोस्त नहीं बनाएगा जिसकी बदली हो जाए। छोटे बच्चे ही तो हैं, उनके बाल मन पर चोट लगी है, इतना तो आप लोग भी जानते हैं जो पिछले पैराग्राफ में बातें आई हैं। उसके एक और मित्र थे, आपको याद होगा, जो उसके पिताजी ने शक्कर और कपड़े का, याद है ना, परमिट लिया था, कलेक्टर के लड़के से दोस्ती की थी एक बार, याद है शुरू में पैराग्राफ में। कहानी के पिछले अंशों में जाइए। अब वही कलेक्टर के लड़के कौन कौन है? डब्बू है, गुड्डू है और बीलू है। उसमें दो छोटे हैं, एक उसके बराबरी का है, लेकिन उससे दोस्ती वो नहीं कर पाया क्योंकि वो अधिकारी का लड़का था, और अधिकारी के लड़कों में कहीं न कहीं इस बात की थोड़ी बहुत गुमान तो होती ही है कि वो अधिकारी के बच्चे हैं। तो सबसे मित्रता करना उनके बस की भी बात नहीं है, और सबसे मित्रता वो कर भी नहीं सकते। थोड़ी मजबूरियां होती है, थोड़ी परिस्थितियां होती है, दोनों चीजें होती हैं। ठीक, बात समझ में आ रही कि नहीं आप लोग? सर कैसी मजबूरियां होती हैं? बेटा मजबूरियां, इरफान ने तो टोपी में दोस्ती कर ली थी। तो बेटा जो टोपी था, इरफान कलेक्टर का लड़का नहीं था। ट्रांसफर केवल अधिकारी का ही नहीं, सबका ट्रांसफर होता है। मजबूरियां ये होती है कि समाज के हर तबके से अधिकारी मिल नहीं सकता, और उसका बच्चा हर जगह जा नहीं सकता चाह के भी। अब परिस्थिति ये होती है कि अगर वो सबसे मिलने लगेगा तो शायद उसके ऊपर खतरा हो जाए। बात समझ रहे हैं? सर पर इरफान तो कलेक्टर का ही बेटा था ना? नहीं, कलेक्टर का इरफान कलेक्टर का बेटा कहाँ था? कलेक्टर के यहाँ नौकरी करते थे। हाँ सर, कलेक्टर के यहाँ नौकरी करते थे। देखिए सर यहाँ लिखा हुआ था ना, टोपी ने कलेक्टर साहब की लड़की से दोस्ती गांठ ली। हाँ, तो कलेक्टर साहब की लड़की से दोस्ती वो यही तीनों है, बीलू और डब्बू, और क्योंकि बाद में उन्होंने ये लिखा ना कि उसके पापा का गुस्सा शांत हो गया था, उन्होंने शक्कर और कपड़े की परमिट ले ली थी, यही लिखा है ना। बट सर यहाँ पे तो लिखा है कि नए कलेक्टर के तीनों बेटे से उसकी दोस्ती बड़ी हो गई। क्या क्या लिखा है? क्या लिखा है? क्या लिखा है? पेज नंबर पढ़िए जरा सा। सर यहाँ पे तो लिखा है कि नए कलेक्टर के तीनों बेटों से
हाँ तो वही बात तो नीचे कह रहा है कि वह दोस्ती नहीं बना सका जो। दोस्ती कैसे गांठ ली जब दोस्ती ही नहीं हो पाई? अरे बेटा दोस्ती का सर, मतलब पेज देखिए सुनिए, 33 खोलो। आप लोग मेरी बात समझिए, बातचीत और दोस्ती में बड़ा अंतर होता है। आप किसी से बातचीत कर रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो आपका दोस्त ही है। अगर एक जगह का उठना बैठना है, रहन सहन है, तो बातचीत हो सकती है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? अगर आते जाते रास्ते में अगर आप किसी से मिल रहे हैं, नमस्कार बंदगी हो, तो इसका मतलब थोड़ी कि वो आपका दोस्त है। जान पहचान दोस्ती बड़ा अंतर होता है। हाँ इरफान कलेक्टर का बेटा था कि नहीं? ऊपर पैराग्राफ में क्या लिखा है? वो था सर। वो था, इरफान कलेक्टर का बेटा था। तो एक मिनट, ये हाँ। देखिए ये क्या लिखा है कि जिसका बाप ऐसी नौकरी करता हो जिसमें बदली होती रहती है, अब वो ऐसे लड़कों से दोस्ती नहीं करेगा। क्लियर? यस सर। यहां तक बात समझ में आई कि वो कलेक्टर के बेटे हैं इसलिए उन्हें किसी को टोपी को मुंह नहीं लगा, मतलब टोपी से उन्होंने दोस्ती नहीं साधी। यहां तक बात समझ में आई? यस सर। आगे पढ़े। सर वो कलेक्टर की बेटी वाली बात क्लियर नहीं की सर। कलेक्टर के बेटे वाली क्या बात? ये कि कैसी दोस्ती थी? बिल्लू बहुत बड़ा था, गुड्डू था तो बराबर का, परंतु केवल अंग्रेजी बोलता था। नहीं सर, इरफान कलेक्टर का बेटा था तो नहीं था? कहीं पूरे किताब में लिखा है कि इरफान कलेक्टर का बेटा था? हाँ सर लिखा है। दिखाइए जरा, पेज नंबर बताइए। तो पेज नंबर 37। 37। रुकिए हमको भी देखने दीजिए, हो सकता है हम भी भूल गए हो, जरूरी थोड़ी है। पेज नंबर 37 कहाँ गया भाई? दिखाओ बेटा। अच्छा हाँ हाँ, ठीक 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 ठीक, कोई नहीं, टेंशन मत लीजिए। कलेक्टर का ही बेटा था, इरफान भी। ठीक है, और कोई समस्या? नो सर। चलिए, और इस पैराग्राफ में किसी कोई दिक्कत? बोलिए। हाँ, इस पैराग्राफ में कोई दिक्कत? बोलिए भाई। नो सर। अगर प्रश्न पूछा जाए कि डब्बू, बिल्लू और गुड्डू के पिता का क्या नाम था, तो क्या उत्तर देंगे? ठाकुर हरिनाम सिंह। ठाकुर हरिनाम। क्या नाम था? देखिए 1 नंबर का प्रश्न यही से बोलेगा कि डब्बू, बिल्लू और गुड्डू के पापा का क्या नाम था, तो हरिनाम सिंह। प्रश्न को उलट के बनाइए, हरिनाम सिंह के तीनों बेटों का क्या नाम था, तो डब्बू, बिल्लू और गुड्डू। एक लाइन में 2 प्रश्न। बात समझ में आ गई? बोलिए। यस सर। कहते हैं कि माली और चपरासी टोपी को पहचानते थे इसलिए वो बंगले में चला गया। बिल्लू, गुड्डू और डब्बू उस समय क्रिकेट खेल रहे थे। अच्छा, बंगले में कौन चला गया? टोपी। ठीक, और क्यों गया? क्योंकि उसको कौन पहचानता था? माली और चपरासी। बिल्लू, गुड्डू और डब्बू उस समय क्रिकेट खेल रहे थे। ये तीनों कौन है? कलेक्टर ठाकुर हरिनाम सिंह के बेटे। डब्बू ने हिट किया, गेंद सीधी टोपी के मुंह पर आई, उसने घबराकर हाथ उठाया, गेंद उसके हाथ में आई। हाउस दैट? किसके हाथ में गेंद आई? टोपी के। और वो देखो जब क्रिकेट हो रहा था, हाँ, हेड माली अंपायर था, उसने अंगुली उठा दी। वह बेचारा केवल यह समझ सका कि हाउस दैट का शोर हो तो उसे उंगली उठा देनी चाहिए। कौन समझ सका? टोपी माली। ठीक, फिर कहते हैं कि हु आर यू? डब्बू ने सवाल किया, हु आर यू? तो बलभद्र नारायण, बलभद्र नारायणा टोपी ने जवाब दिया। नारायणा क्यों लिखा बता सकते हैं? नारायण है सर। ध्यान दो। अच्छा हाँ, बलभद्र, बलभद्र नारायण। बलभद्र क्यों लिखा है, बलभद्र क्यों नहीं लिखा? सर उसकी जुबान साफ नहीं होगी।
जुबान साफ नहीं होगी। सर वो बच्चा था ना। इसलिए इस तरीके से बोलना ही है। चलिए, हु इज योर फादर क्या मतलब हुआ? हु इज योर फादर, यह सवाल गुड्डू ने किया। किससे किया? टोपी से। टोपी से। टोपी। यहां तक बात क्लियर है कि नहीं, ये बताइए पहले। यस सर। किसी कोई समस्या? यहाँ सब खेल, यहाँ जो क्रिकेट खेलता हुआ फोटो है ना, अच्छे से बता सकते हो इसमें टोपी कौन है? अच्छा बताओ इसमें टोपी कौन है बेटा? ये इसको टोपी मान सकते हैं? यस सर। ये टोपी है। और ये बैट के लिए कौन खेल रहा है? ये कौन हो सकता है? डब्बू। डब्बू। और माली कौन होगा इसमें, ये बताइए। जो यहां होगा ना सर वो पीछे एक चेक खुलता। उसने पगड़ी लगा रखी है। हाँ चलिए, बहुत बड़ा पाठ है ना ये। यस सर। चलिए कौन पढ़ेगा यहां से? सर अब मैं पढ़ूं? तुम तो रोज पढ़ती हो। रुको, प्रिया तिवारी, चलिए पढ़िए बेटा जरा सा तो। यस। चलिए पढ़िए तो। भृगुनारायण इन भृगु ने एम्पायर को आवाज दी। इन भृगुनारायण कौन है? एम्पायर चपरासी? नहीं साहब, एम्पायर ने कहा, शहर का मशहूर डॉक्टर है। डॉक्टर? डब्लू ने सवाल किया। यस सर, हेड मालिक को इतनी अंग्रेजी आ गई थी। बट ही लुक्स सो क्लमजी, बीबी बोला। इन टोपी अकड़ गया। तनी जबान संभाल के बोल, एक लपड़ में नीचे। बोलिए बोलिए बोलिए। हंसी आ रही है क्या? आप लोग तो इस तरह के क्यों बेटा? हाथ चला दिया। अरे टोपी नहीं किया। फिर गाली बकता हुआ उठा। परंतु हेड मालिक बीच में आ गया और डब्बू ने अपने आनिशु को चुकार दिया। हो गया? हो गया प्रिया? चलिए चलिए सब लोग कैमरा ऑन करें। कैमरा क्यों बंद कर ले रहे हैं भाई? देखिए कैमरा बंद करेंगे तो हम नहीं पढ़ाएंगे, सीधी सीधी बात। कैमरा बंद मतलब हम बंद, समझ रहे हैं कि नहीं? कैमरा बंद मतलब बोलिए। हाँ चलिए, समझदार हो तुम लोग, समय से पहले समझ जाते हो। चलिए, कहते कि यू कहाँ गया भाई? कहाँ पढ़े तुम? कहाँ तक? कहते कि कौन? भृगु नारायण। बीलू ने अंपायर को आवाज दी। ये भृगु नारायण कौन है? एनी ऑफ आवर चपरासीज, क्योंकि सब अंग्रेजी बोलते थे। कौन? जो कलेक्टर के तीनों लड़के थे, याद है? तो चपरासी क्या कहता है कि नाही साहब, अंपायर ने कहा कि शहर के मशहूर डाकदर हैं। तो यू मीन डॉक्टर? डब्बू ने सवाल किया। चपरासी कहता है कि नहीं साहब, शहर के मशहूर मतलब प्रसिद्ध जो है कि डॉक्टर हैं। तो डब्बू कहता है कि यू मीन डॉक्टर? तो कहते हैं कि यस सर, हेड माली को इतनी अंग्रेजी आ गई थी। ये देखिए संवाद है कलेक्टर के लड़के और चपरासी के बीच में, ठीक। बट ही लुक सो क्लमीज, क्या लिखा है? क्लमजी। बट ही लुक सो क्लमजी। क्लमजी बीलू बोला। बीलू बोला कि ही लुक सो क्लमजी। तो टोपी अकड़ गया।
और क्या बोला कि तनी जबनिया संभाल के बोलो, एक लपड़ में नाचे लगी हो। याद है? आप लोग भी इस तरह से बोलते हैं ना अपने घरों में, बोलते हैं कि नहीं? यस सर। हाँ देखो, स्वास्थ्य एकदम यस सर बोलते हैं। क्या बोलते हो? एक थप्पड़ मारेंगे गिर जाओगे? हाँ यही बोलते हो ना? एक थप्पड़ में सही हो जाओगे। एक थप्पड़ में सही हो जाओगे। क्या बोलती हो स्वास्थ्य, तुम क्या बोलती हो? स्वास्थ्य क्या बोलती है, जल्दी बताओ। एक थप्पड़ मारेंगे तो वहां ठिकाने आ जाएगा। अरे वाह। अर्पित क्या बोलते हो भाई तुम? अर्पित कहते हो कि पटक के मारेंगे सही हो जाओगे ना अर्पित? अरे सर आप पहचान लिए थे। अरे हम जानते हैं ना, शरीर से भी तुम हो, शरीर से भी तो तुम हो। यस सर। करना सर। चलो कशिश तुम क्या कहती हो? एक थप्पड़ मार के गिर जाओगे। किसको? फिर जिस पे गुस्सा आता है ज्यादातर तो अपने भाई को। पापा मम्मी भी आता है तो उनको भी? हाँ सर, भाई पे। पापा मम्मी को भी आता और है? फिर पापा मम्मी को थोड़ी। उल्टा हो जाएगा, समझ रहे हो ना? ऐसी गलती भूल के सर, मत करना। हाँ सर। ऊपर चलता है। चलो चलो, जस्ट फॉर एंजॉय, विनोद के लिए, ठीक है? कहते कि ओह यू, बिल्लू ने हाथ चला दिया, टोपी लुढ़क गया, फिर वह गालियां बकता हुआ उठा, परंतु हेड मालिक बीच में आ गया और डब्बू ने अपने अल्सेशियन को सुस्कार दिया। अल्सेशियन समझते हैं? एक कुत्ते की प्रजाति है। हाँ, एक प्रजाति है कुत्ते की। तो सुस्कारना मतलब उसको आवाज देना, वो आगे भौंकने लगा होगा। तो पहले तो बिल्लू ने उसको मार दिया। किसको? टोपी को। टोपी को। फिर टोपी उठा, गालियां देते हुए उठा, बोला कि अब इसको नहीं छोड़ेंगे। लेकिन वही बीच में भाई चपरासी है मालिक, तो कह रहे साहब अरे अरे चलो चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बच्चे हैं, गलती हो जाती है। और उस बीच क्या किया कि अपने कुत्ते को क्या करते हैं, बुला लेते हैं। ठीक, बात यहां तक समझ में आई कि नहीं? और क्या किया कि उसको कुत्ता कटा दिया, देख रहे हैं ना, अल्लाह को सुस्कार दिया। बोलिए, कुत्ते को बुला लिया, कुत्ता काट लिया उसको। किसको काट लिया? टोपी। टोपी को। टोपी को। फिर कहते हैं कि पेट में 7 सुइयां भूखी तो टोपी के होश ठिकाने आए। फिर उसने कलेक्टर साहब के बंगले का रुख नहीं किया, परंतु प्रश्न यह खड़ा होगा कि फिर वह आखिर करे क्या? घर में ले देकर जो बूढ़ी नौकरानी सीता थी, जो उसका दुख दर्द समझती थी, वह तो उसी के पल्लू में चला गया। सीता की छाया में जाने के बाद उसकी आत्मा भी छोटी हो गई। सीता को घर के सभी छोटे बड़े डांट लिया करते थे, टोपी को भी घर के सभी छोटे बड़े डांट लिया करते थे, इसलिए दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। अब देखिए, एक नया आसरा उसको मिला। ऊपर क्या लिखा है कि पेट में 7 सुइयां भूखी तो वो टोपी के होश ठिकाने आए। अच्छा, इसमें से कितने लोग कुत्ता काटा है किसी को आज तक? मुझे कुत्ता काटा नहीं है, मुझे कुत्ता सबसे ज्यादा लगता है। अच्छा, बिना काटे उल्टा तो नहीं हो गया है? चलिए, थोड़ा सा हंसी मजाक जरूरी है ना। तो देखिए, ऊपर लिखते हैं कि जब कलेक्टर साहब का लड़का उनको एक मार दिया, फिर जब टोपी मारने चला तो उसने क्या किया, कुत्ते से कटा दिया। अब टोपी के पेट में जब 7 सुइयां भूखी मतलब लगी, समझ रहे हैं? देखिए, ये जो भाषा है थोड़ा सा देशज भाषा है। कुत्ता काटने पे सुई लगती है रेबीज की, पता है कि नहीं आप लोगों को? लगी ही नहीं तो क्या पता होगा। भगवान करे कि न लगे, ससुर भगवान करे कि न लगे। ठीक, अब लेकिन वो लड़का बेचारा अकेला हो गया है दुनिया में, जाए तो कहां जाए, किससे अपने सुख दुख बांटे, किसको अपना दुख दर्द बताए? कोई ना कोई तो एक ऐसा इंसान चाहिए ना जिससे व्यक्ति हर बात अपनी बता सके। क्यों अर्पित मिश्रा? यस सर। अर्पित, यस सर। बात सो गए क्या? टोपी लगा के आवाज भी तुम्हारी नहीं दिखाई दे रही हो, अखियां ढक ली हो क्या? एकदम सो रहे हो? सो तो नहीं रहे हो? नहीं
हाँ, गलती करना मतलब उसी टैबलेट या कंप्यूटर पे गिर जाओगे तुरंत। ठीक, चलिए यहाँ तक किसी में कोई दिक्कत है? मेरे तो कोई दिक्कत तो यहाँ है नहीं। सर आत्मा छोटी हो गई मतलब? आत्मा भी छोटी हो गई मतलब उसी के पल्लू में चला गया, या उसकी आत्मा मतलब उसको दुख का साया उसके ऊपर था, उसके पास कोई था नहीं। सीता की छाया में उसकी आत्मा छोटी हो गई, क्योंकि अब छोटे बच्चे हैं ना, भावना है, टोपी की भावना है, इसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं निकलेगा, समझ गए स्वास्थी? उसका कोई शाब्दिक अर्थ मत निकालिए। यस। हाँ, वो भावना है, छोटे बच्चे की भावना है। ठीक, इस पैराग्राफ में तो कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए आप लोगों को। कोई है दिक्कत? आगे बढ़ा जाए। कोई दिक्कत हो तो आगे बढ़े बेटा। यस सर, बढ़े। चलिए अर्पित मिश्रा आप सो रहे हैं ना? यस अर्पित मिश्रा आप सो रहे हैं ना बेटा? चलिए पढ़िए तो जरा। चलो अर्पित पढ़ो तो यहां से, यहां तक पढ़ लो। एक एक किया करो बाबू। हाँ क्या? एक रात जब चलो चलो पढ़ो पढ़ो पढ़ो। एक रात जब मुन्नी बाबू और भैरव का दास करने पर वह बहुत पिटा तो सीता ने उसे अपनी कोठरी में ले जाकर समझाना शुरू किया। बात यह हुई कि जाड़ों के दिन थे। मुन्नी बाबू के लिए कोट का नया कपड़ा आया। भैरव के लिए भी नया कोट मिला। टोपी को मुन्नी बाबू का कोट मिला। कोट बिल्कुल मुन्नी बाबू को पसंद नहीं आया था। फिर भी बना तो था उन्हीं के लिए। था तो उतरन। टोपी ने वह कोट उसी वक्त दूसरी नौकरानी केतकी के दे दिया। वह खुश हो गया। नौकरानी के बच्चे को दे दी जाने वाली चीज वापस तो नहीं जा सकती थी, इसलिए तय हुआ टोपी जाड़ा खाए। आगे पढ़ो पढ़ो, यहां तक पढ़ो, यहां तक निशान लगे वहां तक पढ़ो। हम जाड़ा ओड़ा ना खाएंगे, भात खाएंगे। टोपी ने कहा। तुम जूते खाओगे, सुभद्रा देवी बोली। आपको इहो न मालूम कि जूता खाया न जाते। दादी से बदतमीजी करते हो? मुन्नी बाबू ने कहता कहा। हम पूजा करें? फिर क्या था, दादी ने आसमान से पर उठा लिया। राम दुलारी ने उसे पीटना शुरू किया। बस रुक जाओ। अब देखो इस पैराग्राफ को तुम लोग पढ़े, दिल से बताना एकदम। देखिए ये छोटा बच्चा दादी के प्रति कितना विद्रोही हो गया, देख रहे हो? इस पूरे पैराग्राफ का सारांश यही है कि उसके घर में कपड़ा आया था मुन्नी बाबू के लिए, तो उसको पसंद नहीं था। तो जैसा आमतौर पे हम लोग घर में भी होता है कि दे दे कि जरा तुम पहनो। जहां 3 बच्चे हैं, अब टोपी को क्या लगा कि नहीं, ये उत्तरन को समझते हैं? उत्तरन समझते हैं क्या होता है? दूसरे के कपड़ा उतार के जो दिया तो उसको उत्तरन बोलते हैं। तो उसको लगा कि नहीं, ये इनको आया है तो उन्हीं को दिया जाएगा, हम नहीं पहनेंगे। लेकिन जबकि वो नया था, बिल्कुल नया था, और उसने क्या किया, झट उठा किसको दे दिया? नौकरानी को दे दिया। अब नौकरानी को जब दे दी तो उससे मांगोगे कि मेरा नया कपड़ा दो, तो दिए क्यों? नौकरानी को दी गई चीज मांगी जाती है क्या? तो फिर बाद में उस परिवार में यही तय हुआ कि अब टोपी जाड़ा खाएंगे। तो टोपी एक तो विद्रोही स्वभाव है, वैसे ही उसका इस समय मन अंदर से भरा हुआ है, दुखी है वो, ऊपर से आप लोग और उसको ताना मार रहे हैं, कह रहा है कि हम जाड़ा वाड़ा नहीं खाएंगे, हम भात खाएंगे।
तो उसकी दादी जो है सुभद्रा देवी क्या कहते हैं कि तुम जूता खाओगे। अब होता है, तुम लोग घर में भी होता होगा ना, तुम लोग मार खाओगे अब। अरे आपके घर में देखिए, मान लीजिए मम्मी ने खाना बना दिया, आपको पसंद नहीं आया, हम नहीं खाएंगे, माँ तो खाओगी, नहीं खाओगे तो माँ तो खाओगे। होता है कि नहीं? अपने जीवन से जोड़ के देखिए इस चीज को। होता है ना? तो वही कहते कि जूता खाओगे तुम। और तो फिर कहता है कि मैं जूता उता ना खाऊंगा, मैं क्या खाऊंगा? तो नहीं, फिर बताता कि जूता खाया नहीं है, जूता क्या किया जाता है? पहना जाता है। तो मुन्नी बाबू याद है, वही उसका भाई जो उसको मरवाया था। फिर 2 चूड़ी और कस दिया उसमें। क्या रे, दादी से जबान लड़ाते हो तुम? पिछले वाले पैराग्राफ में भी उसने उसी को मरवाया था, याद है कि नहीं? किसको हमने रहीम की दुकान पे कबाब खाते हुए देखा था, कबाब खाते हुए। फिर क्या करे, दादी से जबान लड़ाते हो, बस बोल के हट गया। अब बची कौन? राम दुलारी, उसकी मम्मी। कह रही बाप रे बाप, ये तो एकदम बिगड़ गया है, पहले इसको 2-3 पड़ाका और मारिए। बात समझ में आई कुछ? इस पैराग्राफ में क्या है? उसके बाहर मनोविज्ञान, उसकी जो बाल भावना है, विद्रोही स्वभाव, दादी से एकदम चिढ़ गया है। बस क्या करेंगे? पूजा करें हम इस जमाने में, तो पूजा करेंगे हम। एक तो दूसरे को दे रही है हमारा कोट, दूसरे का कोट हमको दिया जा रहा है, इनकी हम पूजा करेंगे? यही कहता है ना। तो क्या करेंगे? पूजा करें हम? और कोई समस्या किसी को? चलिए अगला पैराग्राफ कल पढ़ा देंगे, या अगर कोई क्लास आज मिलती तो उसमें पढ़ा देंगे, ठीक है? चलिए, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।